आज हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे। तो हिमांक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिमांक वह निश्चित तापमान होता है किसी द्रव के लिए जिस तापमान पर वह द्रव जो है ठोस अवस्था में बदलता है। जिस प्रकार से अवस्था परिवर्तन में हम लोगों ने क्वथनांक पढ़ा था कि क्वथनांक जो होता है वह निश्चित तापमान होता है जिसमें को जिस तापमान पर कोई द्रव जो है वो वाष्प में बदलता है, उबलता है, तो इसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। और वह निश्चित तापमान जो है क्वथनांक के लिए क्या हो जाता है कि द्रव का वाष्प दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और यहाँ पे हिमांक में वह निश्चित तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब और उसी के ठोस का वाष्प दाब दोनों साम्य अवस्था में हो जाते हैं, वह जो है हिमांक कहलाता है। और यह प्रोसेस जो है हिमीकरण या फ्रीजिंग कहलाता है। फ्रीजिंग, दैट स्टेट ऑफ कंडीशन अंडर व्हिच अ लिक्विड चेंजेज इनटू इट्स सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। दैट प्रोसेस, जैसे हम लोग घरों में फ्रिज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि कैसे जो है किसी शुद्ध विलायक में, देखिए हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कैसी प्रॉपर्टी, अणुसंख्य प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, बाकी और किसी चीज पर नहीं निर्भर करती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा वेपर प्रेशर में कमी, दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा क्वथनांक में उन्नयन यानी क्वथनांक बढ़ जाता है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो है किसी विलायक में, शुद्ध द्रव में अगर कोई विलेय मिला दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा हिमांक पर यानी फ्रीजिंग पॉइंट पर। तो द्रव का वाष्प दाब, ये तो इन सब स्थितियों में हम देखते हैं कि अब जैसे ये कल की तरह ये हमने 3 ग्राफ लिए हैं। एक जो है ये विलायक का है, शुद्ध विलायक, विलायक का, और ये एक विलयन है फर्स्ट, और ये ग्राफ जो है दूसरा विलयन है सेकंड। विलियम सेकंड। तो यहां पर ये है एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट।
तो ये पहले विलयन के लिए हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए। ये पहले विलयन के लिए TF1 और ये TF2 या T1 T2 कर दें हम लोग तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। T1 और ये T2 पॉइंट। तो ये देखो, ये पॉइंट D, तो इस प्रकार से हम लोग जब इसमें निकालते हैं, क्या देखें ध्यान से, जब शुद्ध विलायक था तो उसके जमने का तापमान TF था, शुद्ध विलायक, जब उसमें कोई विलेय जो है मिलाया नहीं गया था, उस स्थिति में उसका जमने का तापमान यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो था FP, वो था TF। जब उसमें थोड़ा सा विलेय मिला दिया गया तो उसका तापमान घट गया, यानी जितने तापमान पर वो जमता था उसके पहले ही तापमान पर वो जम गया। जैसे मान लीजिए कि पानी का ताप जो है, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक जो है 0 है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 0 डिग्री पर पानी जो है वो बर्फ में बनता है यानी फ्रीज होता है, और 0 डिग्री ही सेंटीग्रेड पर बर्फ जो है द्रव में पिघलता है यानी पानी बनता है। अगर बर्फ को हम 0 डिग्री पर रख दें तो वो जो है पिघलना शुरू हो जाएगा, और अगर हम पानी को 0 डिग्री पर रख दें तो वो जो है जमना शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी बर्फ का टेम्परेचर जो है -1 है या -10 है तो वह कभी भी नहीं पिघल सकता। तो ऐसी कंडीशन में पानी का जो जमाव बिंदु है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वो 0 डिग्री है। उसी का उदाहरण लेकर के हम लोगों को यहाँ पे समझना है। तो अब जब पानी में आपने थोड़ा सा नमक मिला दिया, ध्यान से समझिएगा, पानी जो है 0 डिग्री पर मान लीजिए ये पिघल रहा है, सॉरी जम रहा है। जब हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो इसमें बर्फ के रवे जो हैं ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसको मेंटेन रखें पानी को काफी देर तक 0 डिग्री पर तो ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस स्थिति में होता क्या है कि बर्फ बर्फ ठोस है और पानी जो है द्रव है, तो पानी का वाष्प दाब और बर्फ का वाष्प दाब दोनों बराबर हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ध्यान दीजिएगा, अगर 0 से कम कर देते हैं यानी -1 कर देते हैं तो बर्फ का वाष्प दाब पानी के वाष्प दाब से ज्यादा हो जाएगा और एकदम पूरा बर्फ जो है बर्फ ही बन जाएगा, उसमें पानी का जरा सा भी अंश नहीं रहेगा। और इधर अगर हम इसको 0 डिग्री से 1 डिग्री कर दें तो पूरी बर्फ पिघल करके पानी में बदल जाएगी। तो ये स्थिति होती है। तो अब ध्यान दीजिए कि ये शुद्ध विलायक है पानी, शुद्ध विलायक पानी। तो अब इसमें जब आपने नमक मिला दिया तो नमक मिलाने से इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है कम हो जाएगा, यानी जो 0 पर जमता था वो 1 पर जम जाएगा। इसका मतलब ये मत समझना कि फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया है। यहीं पे लोग वो करते हैं मिस्टेक कि जब हमने पूछा कि पानी जो है 0 डिग्री पर जम रहा है और वो जो है कर दिया गया है आपका, नमक मिला दिया गया तो वो जो है और पहले जम गया, तो इसका मतलब कम हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट जो है कम हो गया।
और पहले जम गया। तो इसी प्रकार से दो दो बार मिला करके, दो सांद्रता का विलयन मिला करके हम T1 और T2 इन दोनों विलयनों के लिए लेते हैं। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, एक ए बी डी और एक ए सी ई, जब विलायक में वही चीज फिर जब द्रव शुद्ध विलायक में हम विलेय मिला देते हैं तो विलायक के अणुओं को भागने के लिए फ्री स्पेस कम मिल जाता है, जिससे नतीजा ये निकलता है कि उनका वाष्प दाब घट जाता है। और वाष्प दाब घट जाता है और ठोस अवस्था में विलेय जो है, विलायक जो है जल्दी आने का प्रयास करता है। परिणाम स्वरूप उसका जो तापमान है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। इसी को हम लोग हिमांक का अवनमन कहते हैं। मिलाते हैं तो टीएफ टीएफ जो है वो शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट है। T1 पहले विलयन का, T2 दूसरे विलयन का। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें निकालेंगे तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी ई में, अब देखिए यहाँ पे ए सी टीएफ T2 माइनस टीएफ माइनस T2, ये ए सी बटा, यहाँ पे इसको O बना दो, ए बी बराबर सीई बटा ए ई। ये देखो यहाँ पे वक्र जो है वो ग्राफ जो है टेढ़े हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होगा तापमान में, जो फ्रीजिंग पॉइंट है शुद्ध विलयन का
और शुद्ध विलायक का और विलयन का तो बहुत थोड़ा सा अंतर आता है, इसलिए इसको हम रेखीय त्रिभुज मान सकते हैं। तो जैसे इसके पहले वाले में हम लोगों ने किया था उसी के हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया ये TF माइनस T2 अपान TF माइनस T1 इज इक्वल टू P नॉट माइनस P1 अपान P नॉट माइनस P2, जहां P1 और P2 दोनों विलयनों के वाष्प दाब हैं और P नॉट जो है यानी P0 वो जो है शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डेल्टा TF 1 अपान डेल्टा TF2 दो स्थितियों दोनों विलयनों के लिए ये बराबर हो जाएगा डेल्टा P1 अपान डेल्टा P2। तो ये स्थिति बन गई। अब इसको आगे हम लोग इरेज करते हैं। इसमें आप रोक रोक करके वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। तो यहां से हम देखते हैं कि डेल्टा TF जो है वो डेल्टा TF ये समानुपाती हो जाएगा डेल्टा P के, डेल्टा P के। क्यों? जैसे कल हम लोगों ने देखा था तो डेल्टा TF समानुपाती है डेल्टा P के, परंतु हम राउल्ट्स के नियम के अनुसार जानते हैं कि डेल्टा P जो है वो समानुपाती हो जाएगा मोल प्रभाज के विलेय के मोल प्रभाज काई विलेय के। TF समानुपाती है काई विलेय। कैसे? राउल्ट्स के नियम से। राउल्ट के नियम से ऐसा हो रहा है। तो या डेल्टा TF ये हो जाएगा बराबर KF इंटू स्मॉल w अपान कैपिटल M डैश इंटू कैपिटल M अपान कैपिटल W, जहां हम लोगों ने पहले ही जाना है कि स्मॉल w जो है विलेय की मात्रा है, कैपिटल M डैश लिख दें नहीं तो, जहां स्मॉल w ये बराबर है विलेय की मात्रा, कैपिटल W बराबर विलायक की मात्रा और M डैश बराबर विलेय का अणुभार और कैपिटल M बराबर विलायक का अणुभार। विलायक का अणुभार। तो अब यहां पर हम लोगों के सामने ये बहुत
विलयन के लिए है। अगर ज्यादा गाढ़ा विलयन है तो ये जो हम लोगों का हो जाता है, ये यहाँ पे लिख देते हैं तनु, तनु विलयन के लिए, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तनु विलयन, तनु विलयन मतलब डाइल्यूट, यानी 1 लीटर पानी में आपने जरा सा सरसों के दाने के बराबर नमक डाला हुआ है, उसके लिए। अब अगर विलयन गाढ़ा है तो जो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सांद्र है, तब काई विलेय ये बराबर हो जाएगा एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। और जहां स्मॉल एन और कैपिटल एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन है, कैपिटल एन जो है वो विलायक के मोलों की संख्या है। और इसको अगर W के रूप में लिखना चाहेंगे तो ये काई विलेय ये हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा स्मॉल w अपान कैपिटल M डैश अपान स्मॉल w अपान कैपिटल M डैश प्लस कैपिटल W अपान M। तब इस काई को हम यहाँ पे रख देंगे, ये काई विलेय को। अगर विलयन बहुत गाढ़ा है तब यहाँ पे काई की जगह पे हम लोग इसको रख देंगे, अगर विलयन बहुत तनु है तो काई की जगह पे इतना रख देंगे। तो इस प्रकार से ये बात हो गई। अब अगर देखो, इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। यदि विलायक की मात्रा 1 किलोग्राम, जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था, यानी 1000 ग्राम, अगर विलायक की मात्रा 1000 ग्राम हो तो ये जो तुम्हारा यम अपान कैपिटल एम अपान डब्ल्यू है, ये आपका मोललता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मोललता। याद रखे रहना, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ, वेयर टी एफ इज व्हाट, टी एफ क्या है? टी एफ जो है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, स्मॉल एम, जहां स्मॉल एम जो है वो मोललता है विलयन की, के एफ जो है वो मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक या नियतांक के एफ जो है। तो ये अब यहाँ पे एफ कोई चीज नहीं है दूसरी, इसको मत समझना के एफ एक चीज है, नहीं तो के एफ को कुछ और समझिए। तो के एफ जो है ये मोललता स्थिरांक है, और ये डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, यही हो गया इसका फार्मूला। डेल्टा एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम, यही मोलल फार्मूला हो गया फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब इस प्रकार हम लोगों का ये लेक्चर जो है यहाँ पर समाप्त होता है। अगला लेक्चर बचता है एक और, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो है परासरण दाब। तो उसको हम लोग कल वाले पाठ में पढ़ेंगे।